हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे। बोरान फैमिली पढ़ रहे थे। बोरान फैमिली में जितने भी सदस्य हैं बोरान फैमिली के, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कल देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरान फैमिली। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसका देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो समूह 13 के तत्व हैं जिनको बोरान फैमिली कहा जाता है, उसमें जो संयोजी कोष रहता है, माने कि आउटर ऑर्बिटल रहता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसमें का 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में और 1 इलेक्ट्रॉन p1 के रूप में p कक्षक में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बोरान और एल्यूमिनियम है, ये दोनों केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो अन्य तत्व हैं +1, +3 दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्था 2 प्रकार की देखने को मिल रही है बोरान फैमिली में। पहला है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, जब 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो, और दूसरी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +1 ऑक्सीकरण अवस्था, जब केवल 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उस स्थिति में। तो यहाँ पे जो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब बोरान फैमिली के सदस्य हैं। इसमें देखते हैं तो पहला रहता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है सबसे ज़्यादा पाया जाता है बोरान में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, और इधर से इधर बढ़ते हुए क्रम में आता है, माने कि यह सबसे ज़्यादा है, फिर ये है, फिर सबसे कम इन सब में मिलेगा। तो इधर से इधर बढ़ता हुआ आ रहा है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ता हुआ क्रम नीचे से ऊपर की ओर है, माने थैलियम सबसे कम प्रदर्शित करेगा और सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करेगा बोरान। उसके बाद +1 ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखते हैं तो सबसे कम प्रदर्शित करेगा बोरान और सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करेगा थैलियम। तो बोरान से थैलियम की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ देखने को मिलेगी, जिनमें स्थायित्व का क्रम को वहाँ पे तीर के निशान से दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा स्थायी बोरान +3 में होगा और जो थैलियम है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग समूह में नीचे की ओर जाते हैं, माने बोरान से एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम करके नीचे आते जाएंगे, तो नीचे की ओर आते जाते हैं तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा देखने को मिलती है और +1 अवस्था का स्थायित्व का मान बढ़ता हुआ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो जो नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता है, लेकिन साथ साथ कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो बाह्यतम कोश पे क्या हो जाता है, नाभिक का जो आकर्षण बल का प्रभाव है वह कम हो जाएगा, जिसके कारण अंतिम कक्षा के s इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का जो p इलेक्ट्रॉन है उससे पहले s कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक की आकर्षण शक्ति को बाह्यतम कोश पे पड़ने से रोकते हैं। माने कि जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह नाभिक की ओर दृढ़ता से आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण जो p का 1 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर का, वह नाभिक के संपर्क में नहीं आ पाता है। दोनों के बीच में, माने कि नाभिक और p के बीच में s का जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो बीच में उनको आकर्षण बल को रोकने का काम करेगा और खुद आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण सबसे बाहर वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है p कक्षक का, वो आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और उस स्थिति में +1 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। तो इसी प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसी को बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जो अक्रिय युग्म प्रभाव का कारण है कि अक्रिय युग्म प्रभाव को G2 प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था
अग्रिय युग्म प्रभाव के कारण सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसमें जो NS का 2 इलेक्ट्रॉन है वह वहाँ पे क्या करता है, नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से रोकता है, जिसके कारण वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के कारण यह प्रभाव हो रहा है। इसलिए इसको G2 इफेक्ट भी कहा जाता है या G2 प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग देखते हैं तो थैलियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जब रहता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 प्लस चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो +1 चार्ज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसका तो 2 ऋण आवेश है, 2 धन आवेश को कैंसिल कर देगा यहाँ से। तो थैलियम Ti यहाँ पे Ti नहीं है, Tl है, इसको सुधार लेना, ये है Tl। थैलियम का जो 3+ है वो 1+ में चेंज हो जाएगा और जलीय विलयन के रूप में रहता है। और यहाँ पे अगर हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान देखते हैं तो 1.25 वोल्ट पाया जाता है। तो यह है, ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 इस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता हुआ जाएगा। उसके बाद अगला गुण है इसका केमिकल प्रॉपर्टी में रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति। तो जो रासायनिक क्रियाशीलता है इसमें Tl माने कि थैलियम को छोड़ करके सभी तत्व 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण उनमें सहसंयोजक बंध बनाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फजन का जो नियम है उस नियम के अनुसार 3 इलेक्ट्रॉन दान करके +3 आयन बनाने के कारण उनका आकार छोटा हो जाएगा 13 समूह के तत्वों का, जिसके कारण उनमें उच्च आवेश पाया जाएगा और उच्च आवेश के कारण वो हमेशा सहसंयोजिक बंध बनाने के लिए अच्छे प्रकार से उपलब्ध रहेंगे। दूसरा है कि जो गैलियम, इंडियम और थैलियम ये सभी यौगिक +1 ऑक्सीकरण जब अवस्था इनमें पाई जाती है तो ये आयनिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था जब पाई जाएगी उस स्थिति में सहसंयोजक प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे। अगर हम लोग त्रिसंयोजी अवस्था में यौगिक को देखते हैं तो जो केंद्रीय परमाणु हैं उनके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यौगिक में BF3, BCl3, AlCl3 इस प्रकार के सहसंयोजी यौगिक देखने को मिलते हैं, जिससे उनका अष्टक जो है पूरा नहीं रहता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनको। तो किसी ऐसे यौगिक के साथ जो लुईस अम्ल का काम करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की शक्ति रखेगा, उनके साथ जुड़ करके एडक्ट या फिर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। जैसे कि यह समूह 13 के तत्व बोरान, बोरान जो है BF3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करता है। अब इस BF3 का अगर हम लोग संरचना देखेंगे तो बोरान बीच में रहता है और 3 फ्लोरीन तीनों दिशा में बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध, क्योंकि यहाँ पे बोरान की ऑक्सीकरण अवस्था है +3 तो 3 ठो बंध बनाते हैं। तो बोरान का ये जो क्रॉस दिख रहा है ये तीनों इलेक्ट्रॉन है बोरान का क्रॉस वाला और फ्लोरीन का 3 ठो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इन सब बंध के बनने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन माने कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे यह अपना अष्टक पूरा करके स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा। तो यह जो BF3 है ऐसे किसी लुईस अम्ल के साथ क्रिया करता है, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया में अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया 3 ठो क्रॉस वाला के साथ 3 हाइड्रोजन के डॉट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ 3 ठो सहसंयोजक बंध बनाता है और एक इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो यह जो BF3 है इस अमोनिया NH3 के साथ क्रिया करेगा प्लस के रूप में और इसका जो ये यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्रहण कर लेता है और ये इसको दान कर देगा। तो ये दोनों को ये दान करेगा, तो यहाँ पे इधर आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा जिसको एडक्ट भी कहा जाता है। और इसकी जब संरचना देखते हैं तो ये चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो यह हो गया इसमें त्रिसंयोजी बोरान फैमिली के सदस्य से चतुष्फलकीय संरचना वाले यौगिक का निर्माण और इसका अष्टक का पूरा होना। तो यह हो गया इसकी रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति। अगर आगे इसमें देखते हैं Al2Cl6 की संरचना, जो BF3 है इसी के समान AlCl3 भी पाया जाता है। तो जो Al2 है और Cl6 है, जब AlCl3 के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे ये है Al और Cl3, ये है AlCl3, इसके दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो इस प्रकार से ये द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, माने कि दो अणु जुड़ करके एक संरचना बनाएंगे। तो जो एल्यूमिनियम दोनों के सेंटर में रहता है बीच में, इस एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन। अब इस क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम के बीच अस्थायी बंध बन जाता है और इस एल्यूमिनियम और इसके क्लोरीन के बीच भी अस्थायी बंध बनेगा। तो ये द्विलक संरचना के रूप में अपना अष्टक पूरा करके स्थायित्व विन्यास प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, इनके बीच के जो बंध का कोण का मान है यह रहेगा 79 डिग्री। यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, इस बंध कोण का मान रहता है 101 डिग्री। क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच के बंध की लंबाई 221 पिकोमीटर और यहाँ पे इस क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच के बंध की लंबाई 206 पिकोमीटर रहती है। यहाँ पे इस वाले क्लोरीन, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बंध कोण का मान 118 डिग्री पाया जाता है। तो यह हो गया Al2Cl6 की संरचना और द्विलक के रूप में पाए जाने की रासायनिक प्रकृति। इसके बाद आगे देखेंगे तो ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो जो समूह 13 के तत्व हैं जिनको बोरान फैमिली कहा जाता है, ये जब ऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो ये M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। माने कि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, तो उस ऑक्साइड का सूत्र होता है M2O3। यहाँ M के जगह में कोई सा भी बोरान फैमिली का सदस्य हो जाएगा और ऑक्सीजन की जगह में रहेगा ऑक्सीजन। जैसे बोरान यहाँ पे आता है तो ये हो जाएगा B2O3, एल्यूमिनियम रहेगा तो Al2O3, अगर गैलियम आता है तो Ga2O3। इस प्रकार से ये ऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं। तो ये हो गया उनका ऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ क्रियाशीलता। तो नाइट्रोजन के साथ जब भी क्रिया करेंगे बोरान फैमिली के सदस्य तो वहाँ पे नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। तो जो नाइट्राइड बनेगा उसमें नाइट्राइड में जो नाइट्रोजन का एक अणु के साथ, नाइट्रोजन गैस के एक अणु के साथ समूह 13 के तत्व के 2 परमाणु क्रिया करेंगे और Bn प्रकार के नाइट्राइड बनाएंगे। इसको Mn भी लिख सकते हैं। बोरान की जगह कोई अन्य सदस्य भी हो सकता है बोरान फैमिली का, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब। तो Mn प्रकार के नाइट्राइड का निर्माण करते हैं और इसके जो नाइट्राइड हैं बोरान के, वह 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग के समान स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि ऑक्साइडों की प्रकृति। तो इसमें जो बोरान के ऑक्साइड है वह अम्लीय प्रकृति का रहता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के, और जो इंडियम और थैलियम है इन दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के रहते हैं। तो यहाँ पे इनका ऑक्साइड कंप्लीट होता है। अब
जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का अम्ल क्षार गुण के बारे में बताया है। तो जो ऑक्साइड रहता है, बोरान फैमिली के जितने भी ऑक्साइड हैं वो जल के साथ रिएक्शन जब कराते हैं उनको, तो उनके हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। जब वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो उसका सामान्य सूत्र रहता है MOH ट्राइस। M का मतलब है कोई सा भी बोरान फैमिली के तत्व, बोरान से लेके एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब। और हाइड्रोक्साइड है जल के अणु से प्राप्त होगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तो MOH ट्राइस प्रकार के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। अब इसी में आगे है कि जब बोरान के ऑक्साइड को किसी भी क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेटाबोरेट का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराए तो सोडियम मेटाबोरेट बनाएंगे, या फिर एल्यूमिनियम वाले को रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण होगा। तीसरा है इसकी क्रियाशीलता में अम्ल व क्षारों के प्रति क्रियाशीलता। जब इसको अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है समूह 13 के तत्वों को, तो ये बोरिक अम्ल या फिर जिस भी तत्व का, जैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे अम्ल के साथ तो एल्यूमिनिक अम्ल, या फिर बोरान का रिएक्शन कराएंगे तो बोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जो बोरिक अम्ल का सूत्र रहता है वो है H3BO3। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं बोरान को तो H3BO3 या फिर बोरिक अम्ल का निर्माण होगा, और साथ में वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और जब नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से NO2 गैस बाहर निकलेगी और बोरिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे इसमें दिया है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो समूह 13 के तत्व बोरान से लेकर थैलियम तक जितने भी तत्व हैं सब जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड का निर्माण करते हैं। उस हैलाइड का सामान्य सूत्र रहता है MX3। M का मतलब है कोई सा भी ग्रुप 13 के बोरान फैमिली का सदस्य, और X का मतलब है हैलोजन। तो MX प्रकार के हैलाइड का निर्माण यहाँ से होगा। आगे है बोरान हैलाइड की संरचना तथा उसकी अम्लीयता। तो जो बोरान की हैलाइड है उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। तो यह है बोरान का फ्लोराइड, जिसमें बोरान के साथ 3 फ्लोरीन का अणु जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा BF3। इस बोरान के फ्लोराइड की संरचना को संकरण के आधार पे बताया है। तो यहाँ पे sp2 संकरण पाया जाता है, और sp2 संकरण में त्रिकोणीय संरचना का निर्माण होगा। और त्रिकोणीय संरचना जब बनती है BF3 की तो इसमें एक जो है असंकरित कक्षक इस प्रकार से पाया जाएगा। इसी असंकरित कक्षक में इस नाइट्रोजन का जो यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करेगा नाइट्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन को इस असंकरित कक्षक में ग्रहण करके इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। इसी को यहाँ पे बताया है कि इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। उसके बाद आगे है बोरान हैलाइड की आपेक्षिक अम्लीय प्रबलता। जो बोरान के हैलाइड हैं, जब बोरान सभी हैलोजन जब फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का निर्माण करेगा। क्लोरीन से करता है तो बोरान ट्राइक्लोराइड, और ब्रोमीन से करेगा तो बोरान ट्राइब्रोमाइड, और आयोडीन से जब करता है तो बोरान ट्राइआयोडाइड का निर्माण करेगा। तो इन सब की अगर अम्लीय प्रवृत्ति को देखेंगे तो यहाँ पे हैलोजन में जो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी रहता है फ्लोरीन और सबसे कम विद्युत ऋणी रहेगा आयोडीन। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता के आधार पे अगर देखेंगे तो सबसे अधिक अम्लीय Bi3 रहता है और सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति का
जो Bf3 है उसको सबसे ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि इसमें का जो फ्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन आकर्षक रूप रहता है। और जो Bi3 है इसको सबसे कम अम्लीय होना चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति इसमें कम पाई जाती है। तो अनुमान के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो Bf3 है यह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद होगा BCl3, उसके बाद Br3 और सबसे कम अम्लीय होगा Bi3। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा क्रम पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति रहेगा Bi3 की, उसके बाद रहता है BBr3, फिर BCl3 और BF3। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा Bi3 और सबसे कम अम्लीय प्रवृत्ति वाला रहता है Bf3। तो यह हो गया इसमें अम्लीय प्रबलता का घटता हुआ और बढ़ता हुआ क्रम। दूसरा अगला है एल्यूमिनियम हैलाइड। तो जो एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं वह जब क्लोरीन रहेगा हैलोजन के रूप में तो AlCl3 के रूप में रहता है, ये है। और जब दो अणु इसके जुड़ जाएंगे तो ये Al2Cl6 के रूप में पाया जाता है। तो यह एल्यूमिनियम के हैलाइड जो हमेशा द्विलक की संरचना के रूप में पाया जाता है और उनके बीच का बंध कोण और बंध की लंबाई के बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आगे आता है बोरान का असामान्य व्यवहार। तो जो बोरान फैमिली है उसमें का प्रथम सदस्य होता है बोरान, जिसको B से संकेत से दर्शाया जाता है। तो जैसे एस ब्लॉक के तत्वों में लिथियम और मैग्नीशियम का असामान्य व्यवहार था, उसी प्रकार से बोरान का भी अपने फैमिली में असामान्य प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण है सबसे छोटा आकार रहता है बोरान का, इसकी आणविक त्रिज्या भी सबसे छोटी रहती है। इसमें जो आयनन ऊर्जा का मान है अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा पाई जाएगी। इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित रहता है और बोरान एक अधातु है, शुद्ध रूप में अधातु के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसी के फैमिली के अन्य सदस्य जो हैं वो धात्विक अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब धातु के रूप में है और बोरान एक अधातु है। उसके बाद आता है अगला कि जो बोरान का आकार छोटा है और अन्य तत्वों से कठोर रहता है, बाकी जो अन्य सदस्य हैं मुलायम प्रकृति के रहेंगे और बोरान ही इसमें कठोर प्रकृति का रहता है। समूह के अन्य तत्वों की तुलना में इसका गलनांक और क्वथनांक का मान ज़्यादा पाया जाता है। ये केवल सहसंयोजी प्रकार का यौगिक बनाता है, लेकिन इसी के फैमिली के जो अन्य सदस्य हैं वो सहसंयोजी और आणविक दोनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो बोरान का फ्लोराइड है वह सहसंयोजिक रहता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम का फ्लोराइड है वह आणविक प्रकृति का पाया जाता है। तो इन सभी गुणों के कारण बोरान अपने फैमिली के अन्य सदस्यों की तुलना में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो BH3 बोरान का हाइड्राइड है BH3 होना चाहिए, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं पाया जाता है, बल्कि बोरान जो है के हाइड्राइड के दो अणु आपस में मिलकर के B2H6 के रूप में पाए जाते हैं, जिसको डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। तो इसका डाइबोरेन द्विलक या डाइमर के रूप में स्थायी होता है, लेकिन इसका जो अकेला बोरान का हाइड्राइड है वह अकेला नहीं पाया जाएगा। इतने सभी असमानता के बाद जो बोरान है वह विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा सिलिकॉन के साथ। बोरान समूह 13 का तत्व है तो सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है। तो 13 समूह का तत्व 14 समूह के अगले आवर्तक के तत्व से क्या करेगा, भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, जिसको विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे समूह 13 का तत्व है बोरान और समूह 14 का अगले ग्रुप का तत्व हो जाएगा सिलिकॉन। तो बोरान और सिलिकॉन में विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो ये जो विकर्ण संबंध है
दोनों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि दोनों के गुणों में कुछ कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो दोनों के गुण में पहली समानता है कि ये दोनों प्रारूपिक रूप से अधातु के रूप में पाए जाते हैं और दोनों का गलनांक, क्वथनांक और परमाणु का जो आयतन है लगभग बराबर पाया जाता है। बोरान और सिलिकॉन दोनों की प्रकृति अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों विद्युत के कुछ अलग रहते हैं और बोरान और सिलिकॉन दोनों ही अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। बोरान और सिलिकॉन दोनों के जब क्लोराइड को वायु में रखेंगे, खुली वायु में, जहाँ पे हल्का नमी पाई जाएगी, तो ये धुआं का निर्माण करेंगे और जल्दी से जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बोरान से बनेगा बोरान हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन से बनेगा सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड। बोरान और सिलिकॉन दोनों के जो कार्बाइड हैं, जैसे बोरान के कार्बाइड का सूत्र होगा B4C और सिलिकॉन के कार्बाइड का सूत्र है SiC। यह दोनों की प्रकृति अत्यंत कठोर रहती है, दोनों ही ठोस अवस्था में पाए जाएंगे और इन दोनों के कार्बाइड का उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। तो इन सभी समानताओं के कारण बोरान और सिलिकॉन आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बोरान के बारे में दिया हुआ है डिटेल से, उसके यौगिक, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, तो उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।